कहानी है भोपाल के एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खेती करना पसंद करते थे और जिन्हें खेती नहीं आती थी वे गांव में अपनी अपनी दुकानें लगाकर कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में हरिनाथ नाम का एक आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिनाथ की एक छोटी सी खेती भी थी जहां वो सब्जियां उगाता था और उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाता था। एक समय की बात है जब अंधेरी रात थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोर की बारिश होने लगी। बिजलियां कड़कने लगी। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहे थे कि बारिश जल्द ही रुक जाए, वरना सबकी खेती बर्बाद हो जाएगी। 2 दिन बीत जाते हैं और लगातार बारिश होने के बाद गांव में सूरज की रोशनी निकलती है। लोग अपनी अपनी खेती देखने जाते हैं और खेत देखकर मायूस हो जाते हैं। सबकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हरिनाथ उदास मन से घर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे अनीता? हमारी तो पूरी फसल खराब हो चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती। हमने इतनी मेहनत से खेती की थी, पर सिर्फ 2 ही दिनों में सारी खेती बर्बाद हो गई। अब अगर घर चलाना है तो तुम्हें खेती के अलावा कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। अनीता, तुम्हें तो पता है कि सालों से हम खेती ही करते आ रहे हैं। मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता। अगर नहीं आता तो दूसरा काम सीख लो, क्योंकि सिर्फ खेती के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि गांव में जाओ और देखो, किसी न किसी के पास कोई तो काम होगा। ठीक है अनीता, फिर मैं गांव में जाकर देखता हूँ कि किसी के पास कोई काम है जो मेरे लायक हो और जिसमें पैसे भी अच्छे हो। इतना कहकर हरनाथ काम की तलाश में निकल जाता है और एक सेठ के यहाँ आता है जहाँ लोग बोरी उठाने का काम करते थे। तभी हरनाथ सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके यहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिल सकता है? काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम मुझे पहले बताओ कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, उसी हिसाब से मैं तुम्हें काम दूंगा। सेठ जी, मैंने तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। मैं तो स्कूल कभी गया ही नहीं। वाह, ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया। इसका मतलब इसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ और यहाँ दिन रात मेहनत करवाकर खूब पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम एक काम करो। तुमने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छा काम तो नहीं दे सकता। तुम जो मेरे पीछे बोरियां देख रहे हो, तुम्हें उन्हें उठाकर लोगों के घर पहुंचाना होगा। हर बोरी के लिए मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। सेठ जी, एक बोरी के सिर्फ 10 रुपए? ऐसे तो मैं कुछ कमाई कर नहीं पाऊंगा और दिन रात मेहनत ही करता रह जाऊंगा। देखो भाई, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं तो मैं तुम्हें यही काम दे सकता हूं। करना है तो करो, वरना यहां से चलते बनो। मेरा समय मत खराब करो। ठीक है सेठ, जाने दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। ये गधा मजदूरी मुझसे नहीं होगी। तभी हरनाथ सेठ का काम ठुकराकर वहां से चला जाता है। तभी वो एक ढाबे पर आता है जहां लोग चूल्हे पर खाना बना रहे होते हैं। वो ढाबे पर जाता है और कहता है, मालिक, क्या मुझे आपके ढाबे पर कुछ काम मिल सकता है? बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोछा लगाने का, मैं सारे प्रकार के काम कर सकता हूँ। नहीं दोस्त, मेरे यहाँ तो काम नहीं है। ये सब काम करने के लिए तो मैंने पहले से ही नौकर रखे हैं। मालिक, थोड़ा देख लीजिए ना, कुछ ना कुछ तो काम होगा मेरे लिए। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें काम पर रख भी लिया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है और लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते खरीदते मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तो जंगल से लकड़ियां मुफ्त में काट सकता हूँ और यहाँ आकर ढाबे वाले के थोड़े सस्ते में बेच देता हूँ। इससे तो मेरा अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है मालिक, मैं यहाँ से जाता हूँ। आज आपने मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर दी है, इसीलिए मैं भी आपकी एक दिक्कत जरूर खत्म करूंगा। आप मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर हरनाथ वहां से चला जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंच जाता है। फिर वो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। कई घंटों तक काम करने के बाद हरनाथ अच्छी खासी लकड़ियां जमा कर लेता है और सारी लकड़ियां लेकर वो फिर उसी ढाबे पर जाता है जहां चूल्हे पर खाना बनता है। मालिक, मैंने कहा था ना कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा और आपकी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। ये लीजिए, मैं ढेर सारी लकड़ियां लाया हूं।
आप जिस भाव में लकड़ी खरीदते हैं मुझे उसका 60% ही दे दीजिए और लकड़ियां ले लीजिए। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे इतनी सस्ती लकड़ियां बेचने वाले हो? हाँ मालिक, मैं आपको इतनी ही सस्ती लकड़ियां बेचने आया हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपको लकड़ियां लाकर दूंगा और आपको महंगी लकड़ियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरे पास जो पैसे नहीं बचते थे वे भी बचना शुरू हो जाएंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। ढाबे का मालिक उसे पैसे दे देता है और हरिनाथ पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन की बात है, जब हरिनाथ जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और लकड़ी काट कर जा रहा होता है, तभी उसे वन विभाग के पुलिस अधिकारी मिलते हैं और वे हरिनाथ से कहते हैं, सुनो भाई, तुम लकड़ी क्यों काट कर लेकर जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं? सर जी, मैं तो ये अपने घर के काम के लिए लेकर जा रहा था। मैं यही लकड़ी बेचकर ही अपना घर चला रहा हूँ। देखो, हमें ये नहीं जानना कि तुम ये लकड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो और किस काम से लेकर जा रहे हो। हम तुम्हें बस इतना समझा रहे हैं कि लकड़ियां काटना बंद कर दो। जंगल तुम्हारे पापा का नहीं है। तुम अपने फायदे के लिए जंगल को बर्बाद नहीं कर सकते। पर सर जी, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यही एक सहारा है जिसकी वजह से मेरे घर में खाना आ रहा है। तू खाने की चिंता कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि यही सहारा है जिसकी वजह से आज तू जिंदा है और सांस ले पा रहा है। चल जा यहाँ से और कल से दिखाई मत देना। तभी हरिनाथ वहां से चला जाता है और लकड़ियां ढाबे वाले को बेचकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, क्या हुआ? तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? तुम्हें तो पता है, मैंने अभी अभी एक काम शुरू किया था जिसमें मैं जंगल की लकड़ियां काट काट कर ढाबे वाले को बेच रहा था। हाँ, मुझे पता है। क्यों? क्या हुआ? क्या कुछ दिक्कत हो गई है? हाँ, आज जब मैं वहां से लकड़ियां काट कर लेकर आ रहा था तभी मुझे कुछ पुलिस वाले दिखे जिन्होंने मुझे कहा कि यहां से लकड़ियां मत काटना वरना मुझे खूब मारेंगे और जेल में भी डाल देंगे। उन्होंने कहा कि लकड़ियां काटना बुरी बात है। वैसे बात तो पुलिस वालों की भी सही है। हमें लकड़ियां तो नहीं काटनी चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब घर में हमारे पैसे कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। गांव में इधर उधर भटकता हूँ, देखता हूँ क्या कोई काम मिलता है। तभी हरनाथ घर से बाहर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। वहां से एक बूढ़ा आदमी जाता है और हरनाथ का उदास चेहरा देखकर उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है लड़के, इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर यहाँ क्यों बैठा है? बता, क्या दिक्कत हो गई? मैं तेरी दिक्कत खत्म करता हूँ। चाचा जी, आप मेरी दिक्कत नहीं समझ पाएंगे। मेरी दिक्कत बहुत बड़ी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, इसलिए मैं उदास होकर बैठा हूं। बेटा, ये बाल यूं ही धूप में नहीं सफेद हुए हैं। अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो तुम जैसे रोने लग जाओगे। बता मुझे, क्या हुआ? मैं तेरी दिक्कत खत्म करता हूं। चाचा जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूं। असल में मैं खेती करता था तो बारिश से मेरी खेती खराब हो गई। उसके बाद मैंने जंगल से लकड़ी काटकर बेचना शुरू किया तो पुलिस वालों ने मना कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम शुरू करूं। काम ढूंढने के लिए इतना कौन रोता है? बेटे, एक काम कर, क्या तुम्हें मटन बनाना आता है? अगर आता है तो मटन चावल बेच। एक ठेला उधार ले और मटन चावल लगाकर बेचना शुरू कर। चाचा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मुझे तो मटन चावल बनाना बहुत अच्छे से आता है। शुक्रिया चाचा जी, आपने तो मेरी दिक्कत ही खत्म कर दी। अगले दिन हरिनाथ एक थैला भारे पर लेकर मटन चावल बनाना शुरू कर देता है। मटन चावल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और उस खुशबू से गांव के कई लोग खींचे चले आते हैं। क्या बेच रहे हो हरनाथ भाई? इतनी अच्छी खुशबू तो हमारे घर के खाने से भी नहीं आती। अब खाना बनाने की कला सबके हाथों में तो नहीं होती। मेरे हाथों में कला है मटन बनाने की। मैं इतना स्वादिष्ट मटन बनाता हूं कि खाते ही आदमी झूम उठता है। बोलो तो एक प्लेट लगा दूं? जरूर जरूर हरनाथ भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम तो खुद को रोक ही नहीं सकते। लाओ, हमें एक एक प्लेट लगा दो। तभी हरिनाथ दोनों को मटन चावल दे देता है।
दोनों लोग मटन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, वाह वाह हरिनाथ भाई, मटन चावल बनाया है या अमृत बनाया है तुमने। इतना अच्छा मटन चावल तो मेरी बीवी कभी बना ही नहीं सकती। लाओ एक काम करो, एक प्लेट पार्सल भी कर दो। आज अपनी बीवी को खिला कर दिखाता हूँ कि खाना कैसे बनता है।